हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। फ्रेंड्स, आज है सो हम लोग पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट असिस्टेंट जो एग्जामिनेशंस होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे जो स्पार्क पब्लिकेशंस का है। और इसमें निहायत ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का समावेशन किया गया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी थोड़ा कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है। देखिए, जीवती पूजा, वट पूर्णिमा, पोला त्यौहार या गंगा दशहरा। तो देखिए, इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा आपको पोला त्यौहार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो पोला त्यौहार जो है विशेष रूप से कहाँ पर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इसमें क्या होगा, एक है सो एमपी भी जुड़ जाएगा, ये मध्य प्रदेश में भी होता है। इस दिन क्या करते हैं ना, ये किसान लोग क्या करते हैं, ये पशुओं की विशेष रूप से बैल की पूजा करते हैं, उसको अच्छे से सजाते हैं। पोला जो होता है उसको बैल पोला भी कहा जाता है। पोला त्यौहार जो है सो भादो माह की अमावस्या को, जिसे पिठोड़ी अमावस्या भी कहते हैं, उस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो गया पोला त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था। तो चालुक्य जो है सो नो डाउट, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, दक्षिण का साम्राज्य था, दक्षिणी भाग का। देखिए, चालुक्य राजवंश भारत के दक्षिणी भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था, जिसने क्या है छठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक है सो शासन किया था। ठीक, इसमें है सो कई सारे राजवंश आते हैं, जिसमें जो छठी से 12वीं तक है सो पहला जो राजवंश आता है उसको बोलते हैं बादामी, क्या बोलते हैं, चालुक्य बादामी, उसको बोलते हैं चालुक्य बादामी। दूसरा जो आ गया आपको उसको बोलते हैं कल्याणी, दूसरा कल्याणी हो गया। और एक तीसरा राजवंश जो हो गया वो वातापी हो गया, वातापी। तो इस प्रकार से है जो चालक, बादामी, कल्याणी और वातापी, इन सबों ने क्या किया था, शासन किया था दक्षिण भारत के, ये है सो राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नॉवल नामक पुस्तक लिखी थी। क्या है पुस्तक नाम, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। शशि थरूर, रोहिंटन मिस्त्री, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। यह एक अंग्रेजी का है सो व्यंग्य उपन्यास है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग है सो इसको सेट लगाते जाइए आप लोग भी, और लास्ट में अपने अपने आंसर्स है सो, आंसर क्या बोलते हैं आपने है सो, मार्क्स भी जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में डैश किसी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा उठाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कौन बनी थी, झंडा उठाने में पहली भारतीय नहीं, पहली महिला बनी थी भारत का झंडा उठाने वाली। तो ये कौन है, साइनी अब्राहम विल्सन है। इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि 1992 में जो हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें साइनी अब्राहम विल्सन ने क्या किया था, किसी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा उठाने वाली पहली महिला बनी थी। साइनी अब्राहम के बारे में बता दूं कि ये इन्होंने सो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 75 से अधिक पदक जीत करके भारत का गौरव को बढ़ाया था। तो ये भारत का झंडा उठाने वाली पहली महिला हो गई साइनी अब्राहम विल्सन। अगला है कि डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। कौन हो गया, पेंगुइन, स्पाइडर, पाइथन या बग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स स्पाइडर हो जाएगा। स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेबसाइटों का पता लगाने और उसे अनुक्रमित करने के लिए सो वेब पेज की यात्रा करता है। इस प्रमुख सर्च इंजन जो भी बहुत सारे हैं, तो ये उन सभी सर्च इंजनों में है, सो इसके अध्ययन के लिए स्पाइडर का, इस प्रोग्राम का यूज किया जाता है सर्च इंजनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइडर। सेबेस्टियन कोडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या वॉलीबॉल। देखिए, सेबेस्टियन कोडा जो है चेक गणराज्य के क्या है, चेक के पूर्व टेनिस खिलाड़ी है। 1998 में ऑस्ट्रेलियन ओपन
चैंपियन पेट्रो कोडा के ये बेटे भी रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? टेनिस हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुख, इन तीनों के बारे में अपना कर्तव्य का जो पालन करेंगे तो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपके ऑप्शंस है अनुच्छेद 352, 384, 396 या 361। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 361 में ऐसा कहा गया है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय शक्तियों और कर्तव्यों का पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला परागकण यानी पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया है? देखिए ये पहला पॉलिनेटर पार्क है, सो ये उत्तराखंड में डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड के कहाँ पर? नैनीताल में है। ये नैनीताल में है, सो स्थापित किया गया है। यह एक्चुअली में है सो 4 एकड़ में फैला हुआ है। कितने? 4 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक, और इसमें विभिन्न प्रजातियों के जैसे तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों, कीड़ों की 40 से अधिक प्रजातियों को 40+ है सो प्रजातियों का है सो यहाँ पर संरक्षण किया गया है। और इसका उद्देश्य प्रजातियों के संरक्षण के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना है, सो इसका उद्देश्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया था? देखिए 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु, B.R. अम्बेडकर या कोई नहीं। इसमें से सही उत्तर ज्योतिबा फूले हो जाएगा। देखिए आपको बता दें कि 1873 की ईस्वी की बात है, पुणे में। कहाँ किया गया था? पुणे में। ठीक, ज्योतिबा फूले, रानाडे और तेलंग ने, MG रानाडे और तेलंग ने मिलकर के क्या किया था? सत्यशोधक समाज का गठन किया था। और इसका उद्देश्य जो था जाति भेद जो है और छुआछूत को इससे है सो मुक्त दिलाना था, समाज को मुक्ति दिलाना। अगला है कि पाइप में बहने के लिए द्रव्य प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को बताना है। क्रायोमीटर, मैकमीटर, ओडोमीटर या वेंचुरी मीटर। तो इसमें से सही आपका उत्तर हो जाएगा वेंचुरी मीटर होता है। वेंचुरी मीटर क्या करता है? ये द्रव की जो बहने की गति और दर है उसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है। किस राज्य में सांभर झील है? सांभर झील आप सभी को पता होगा कि ये राजस्थान में है। और राजस्थान में ये जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है सो स्थित है। यह है सो भारत की है सो सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, यानी लवणीय झील है। क्या है यह? अंतर्देशीय है सो देशीय लवण झील है। इसको लवण झील है और इसका उपयोग जो है सो नमक बनाने के लिए किया जाता है, बड़े ही पैमाने पर किया जाता है। और इसको है सो 1990 में है सो रामसर साइट से घोषित किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। मुगल प्रशासन के संदर्भ में है सो अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? अबवाब की उपयुक्त परिभाषा, ये वर्ड देख लीजिए, अबवाब है। दरबार का विदूषक, सरकारी खजाने का मुंशी, सुशासन के लिए पुरस्कार या जमीन पर मूल लगान में अधिक और अतिरिक्त लगाए जाने वाला कर। तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा, जमीन पर मूल लगान में अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। देखिए मुगल प्रशासन में अबवाब जो होता है इसकी सबसे उपयुक्त परिभाषा यही थी कि मूल लगान में अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर होता था। मुगलों के समय में क्या होता था ना, भू राजस्व है सो उत्पादन का हिस्सा हुआ करता था। आईने अकबरी के अनुसार भू राजस्व राजा द्वारा दिए जाने वाले है सो संरक्षण और न्याय व्यवस्था के बदले लिए जाने वाला संप्रभुता शुल्क था एक प्रकार से। तो इसका आंसर है सो यही हो जाएगा डी। कौन सी तिलहन की एक किस्म है? तिलहन की किस्म लाइबेरिका, अरेबिका, रोबोस्टा या तारामीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा तारामीरा हो जाएगा। चूँकि लाइबेरिका, रोबोस्टा, अरेबिका ये सब तो पता है आपको कॉफ़ी की एक किस्म है, लेकिन तारामीर है सो एक तिलहन की फसल है। क्या चीज़ है? यह है सो तिलहन की फसल है। तिलहन के लिए यूज़ किया जाता है, ऑयल के लिए हो जाता है यूज़। और इसका जो है सो
मेनली जो है सो उत्पादन है सो कहाँ पर, राजस्थान में होता है, राजस्थान में होता है, और खाने के तेल के रूप में इसमें प्रयोग हो जाता है। और इसमें 35 से लेकर के 40% क्या हो जाता है, इसमें तक तेल की मात्रा निकलती है। और इसके बाद जो ये बचता है ये उस पशुओं के लिए एक पौष्टिक आहार भी होता है। GIMP ये एक कंप्यूटर की भाषा है, इसका मतलब क्या होता है, यह क्या है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या टेक्स्ट एडिटर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या डायग्नोस्टिक यूटिलिटी है। तो यह एक टेक्स्ट एडिटर है। देखिए GIMP का ये आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्या होगा, तो इसको है सो एक्चुअली में बोलते हैं GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, इमेज मैनिपुलेशन, आप लोग लिख लीजिएगा, मैनिपुलेशन प्रोग्राम बोलते हैं, मैनिपुलेशन प्रोग्राम कहा जाता है, इसको मैनिपुलेशन प्रोग्राम कहा जाता है। यह मुख्य रूप से है सो इमेज क्या होता है, रीचिंग और एडिटिंग टूल के रूप में है सो यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का यानी बीन्स आकार का सबसे बड़ा लिम्फोनाइड अंग है, बीन सेप्ट सबसे बड़ा है सो लिम्फोइड अंग, लासिका पर्व यानी लिम्फ नोड, या बाल्य ग्रंथि, गलतुंडिका यानी टॉन्सिल, या फिर तिल्ली स्प्लीन। तो आपका सही उत्तर है सो तिल्ली स्प्लीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि वी आकार की घाटी है सो किससे बनती है, तो वी आकार की घाटी है सो नदी से बनती है, वहीं यू आकार की घाटी है सो हिमानी से बनेगा। और यू आकार के हिमानी के संदर्भ में जब होता है कि जो कंकर बालू पत्थर जो है सो इसके साथ नीचे नीचे घिस के आते हैं, उसी को हम लोग ऐसे हिमोड भी कहा जाता है, उसको हिमोड भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मृदुकाष्ठ जंगल के अधिकांशतः पाए जाते हैं, कहाँ, मृदुकाष्ठ यानी मुलायम लकड़ी कहाँ से पाई जाएंगे, हिमालयी क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में, सुंदरवन में और पश्चिमी घाट में। तो सही उत्तर क्या, हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं जो नीलगिरी, सुंदरवन और पश्चिमी घाट है, इन सबों में है सो करी काष्ठ पाई जाती है, यानी मतलब थोड़ा सख्त आकर के है सो सख्त कठोर है सो काष्ठ पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं इसको। जेट धाराएं क्या है, जेट धाराएं उच्च तुंगता उन्नतांश पर है सो उच्च वेग से चलने वाली हवाएं हैं, या भारत के मध्य भाग में उच्च वेग से चलने वाली हवाएं हैं, या दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वेग वाली हवाएं हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उच्च वेग से चलने वाली हवाएं हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको उच्च तुंगता उन्नतांश पर उच्च वेग से चलने वाली हवाएं हैं, इसी को जेट धाराएं कहते हैं। यह सो अधोमंडल में लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पछुआ पवनें हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसकी गति जो है सो 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। माई मास्टर, देखिए माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक है सो राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद में से सही उत्तर स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। इस पुस्तक का जो प्रकाशन जो किया था बेकर एंड टेलर कंपनी ने किया था, ये भी याद रखेंगे, बेकर एंड टेलर कंपनी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था, प्रकाशन किया था। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पूरे भारत में सो पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी, होलिका, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति में से सही उत्तर मकर संक्रांति हो जाएगा। इस दिन क्या होता है ना, इस दिन सूर्य है सो धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है। अब पुरानी मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति जो होता है सूर्य की उपासना का दिन होता है। क्या चीज़ का, सूर्योपासना, सूर्योपासना का दिन होता है यह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने है सो किस नाम से सैन्य दल का गठन किया था। इंडियन नेशनल आर्मी, कलकत्ता आर्मी, इंडियन आर्मी या राष्ट्रीय सेवा मोर्चा। तो एक्चुअल सही आंसर है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज। क्या हो गया, आज़ाद हिंद फौज होता है, इसका मतलब आज़ाद हिंद फौज होता है। और इसी का गठन इसे उन्होंने किया था और इसके 12,000 सैनिकों को लेकर, कितना, 12,000 सैनिकों को लेकर के इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो क्रांति 1857 में है सो कानपुर में क्रांति का नेतृत्व है सो नाना साहब ने किया था। और इसी समय वीर कुंवर सिंह भी वहाँ गए थे इनका हेल्प करने के लिए। बाद में है सो ये है सो जब अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया तो ये भाग के नेपाल चले गए थे।
देखिए फ्रेंड्स, सेंटीग्रेड स्केल में है सो 10 डिग्री का अंतर है, सो फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के अंतर के बराबर होगा। तो इसका जो है सो सही हो जाएगा कि देखिए सेंटीग्रेड पे 100 जो भाग होता है वह आपको फ़ारेनहाइट पे है सो 180 भाग के बराबर हो जाता है। वही सेंटीग्रेड पे 10 भाग की बात की जा रही है, तो ये फ़ारेनहाइट पे 180/100 गुना 10 के बराबर हो जाएगा। अगर इसको कट कुट करेंगे तो ये 18 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ जाएगा। यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असामान्य प्रकार से संबंधित कौन है। आपका क्वेश्चन है कि जल, बेंजीन, एल्कोहल, पारद में से जल हो जाएगा। इसका कारण यह है कि जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, घनत्व जो हो जाता है अधिकतम होता है। यही कारण है इसका सबसे डिफरेंट होने का। अगला क्वेश्चन है कि रिकार्डो के अनुसार से भू लगान किस कारण से लगता है। भू मालिक की इच्छा पर, कृषि की इच्छा पर, मृदा में गुणता के अंतर पर और भूमि के अभाव के कारण। देखिए रिकार्डो साहब ने जब बताया था, जो लगान का सिद्धांत दिया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट है, यहाँ पर ये मार्केट का प्लेस हम रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी ज़मीन है, ऐसे इस मार्केट से ऐसे दूरी बढ़ती जाती है ज़मीन की, ऐसे से बढ़ती जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार ऐसा समय आएगा कि जैसे जैसे यहाँ पर जो होता है भूमि का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप सबको पता है कि यहाँ पर है सो सबसे महंगा ज़मीन आपको मिलेगा। फिर ज्यों ही आप ये दूरी चलते जाएंगे, ये दूरी बढ़ती जाएगी आपकी। जैसे ही ये दूरी बढ़ती जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका प्राइस जो है एकदम से सीमांत लागत जो होता है इस भूमि की उसके बराबर हो जाएगा। तो इसकी भूमि को जो सीमांत जो लागत होता है, सीमांत उत्पादकता जो हुआ उसी के बराबर जो होता है सो क्या हो जाता है, उसका है सो प्राइस हो जाता है। उसी के आधार वही निर्धारक कारक होता है, यानी उसका क्वालिटी, यानी कि यह मार्केट के अपेक्षाकृत क्या हो गया है, इसकी क्वालिटी है सो उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर जाकर कोई ज़मीन नहीं लेना चाहेगा। तो ये मार्केट में जो हो जाता है, ये उसका जो गुणता जो हो जाता है, मतलब उसका जो क्वालिटी हो गया भूमि की, या फिर जो आप कह सकते हैं उसके आधार पर है सो वो उपजाऊ है या नहीं है, इस क्षेत्र को लेकर के भी ये बंटवारा हो सकता है। यही कारण है इसमें लगान में डिफरेंस का कारण, यानी कि जो सबसे मार्केट के नज़दीक की जो भूमि होगा उस पर सबसे ज़्यादा लगान लगेगा, और जो सबसे दूर की भूमि होगी उस पर सबसे कम लगान लगेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मृदा की गुणता में अंतर के कारण है सो लगान का निर्धारण है सो रिकार्डो साहब ने बताया। अगला जो हमारा सेक्शन है इंग्लिश का है, और चलिए इसमें जल्दी से हम लोग इंग्लिश का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ़ यू ट्राइज टू डिक्टेट योर टर्म्स आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। अगर तुम अपने आप को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग साथ में काम कर पाएंगे, ऐसा इसका मतलब होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर है सो इफ़ यू के साथ क्या होगा ना, हमेशा ही क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। यानी यहाँ पर ट्राइज के स्थान पर क्या होना चाहिए था, ट्राई होना चाहिए था, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। V1 का यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व होता है, अलाउंस भी एकदम सही है और अनुमति हो जाता है। एक्सेप्टेंस, देखिए एक्सेप्टेंस है और फॉरबियरेंस है। फॉरबियरेंस मतलब तो हो जाएगा ना कि बर्दाश्त करने के सेंस में हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्टेंस का यहाँ पर है सो ये गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी होती है और एक्सेप्टेंस में जो स्पेलिंग होता है TE नहीं, यहाँ पर A हो जाएगा यहाँ पर। बस यही डिफरेंस है जिसकी वजह से ये इसमें एरर है। अगला क्वेश्चन है कि पैसिव सेंटेंस है सो इन पैसिव में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन। पैसिव में कौन सा दिया गया, अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय आशा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा बात है, यहाँ पर है सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है कि अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय आशा। पहले तो इसमें है सो ऑब्जेक्ट देखेंगे कौन सा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट द पैकेट है, पैकेट को डिलीवर किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में बन जाएगा, तो द पैकेट हो जाएगा। और द पैकेज डिलीवर्ड है V2 में है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी वाज वर्ड का तो यूज़ होगा ही ऑब्जेक्ट के अनुसार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पैकेट वाज, उसके बाद V3 हो जाएगा वाज डिलीवर्ड, ठीक है, बाय आशा हो जाएगा, बाय अरविंद हो जाएगा एट द गिवन
एड्रेस हो जाएगा बाई आशा, ऐसे करके होगा कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाई आशा। द पैकेज वाज बीइंग तो होगा नहीं, VING रहता तब होता पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में है कि आशा डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय अरविंद, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारा तो सब्जेक्ट ही हो चुका है, क्या चीज़, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हो गया द पैकेट। द पैकेट वाला एक यही लास्ट वाला ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर। ये पैकेट वाज डिलीवर्ड बाय अरविंद, अरविंद के द्वारा डिलीवर्ड किया गया एट द एड्रेस गिवन बाय आशा, जो एड्रेस आशा ने दिया था, यानी डी इसका सही एप्रोप्रिएट हो जाएगा पैसिव। सिनोनिम्स ढूंढना है। ट्रैवल, ट्रैवल का जो अर्थ होता है एक्चुअली में यह प्रसव पीड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रसव पीड़ा। आप लोग लिखते जाएंगे। तो इसका जो कुछ सिनोनिम्स जो हो जाएगा, सिनोनिम्स होता है ऑर्डियल हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑर्डियल, ठीक। एगोनी भी हो जाता है। उसके बाद आपको ट्राइबुलेशन भी हो जाता है। ट्राइबुलेशन मतलब अशांत, अशांत के सेंस में भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो एग्जैक्ट सही हो जाएगा आंसर एगोनी हो जाएगा। एडवेंचर का जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सकर्सन जो जाता है ना, ए शॉर्ट जर्नी को बोलते हैं। क्या हो जाता है? ए शॉर्ट जर्नी जो होता है, जर्नी जो होता है जो हम घूमने के लिए जाते हैं ना, उसके लिए हो जाता है। सो ये एक्सकर्सन वर्ड यूज हो जाता है, ए शॉर्ट जर्नी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। सब्टल है, सटल बोलते हैं इसको, सब्टल डिफरेंस हो जाता है, एकदम सूक्ष्म के सेंस में हो जाता है। डाउटफुल का मतलब डाउटफुल हो गया, एकदम सही है। नेड जो होता है और एक डिसेंट हो गया। देखिए नेड का क्या अर्थ होता है? जो हाथ से जो मिट्टियों से जो बनाया जाता है, कुम्हार लोग जो बनाते हैं उसी को नेड बोलते हैं। यानी वर्क विथ हैंड्स बोल सकते हैं इसको। आप लिख लीजिएगा, वर्क विथ हैंड्स भी इसको बोल सकते हैं, उसी को नेड कहते हैं। और डिसेंट जो होता है, तो डिसेंट इसमें गलत है। डिसेंट का मतलब सब होता है, और इसका जो मीनिंग होता है यहाँ पर एक एस हटा आप देंगे तो DESCENT, डिसेंट, ये सही मीनिंग हो जाएगा और इसका अर्थ सभ्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है कि सरता सेड टू मी आई एम ग्लैड आई डिड नॉट लीव माई विलेज, ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू क्या हो जाएगा? सेड टू चला जाएगा बदल करके टोल्ड, टोल्ड मी में हो जाएगा। आई हो जाएगा सी में बदल जाएगा, चूँकि उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और डिड नॉट लीव का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, डिड नॉट लीव दिया हुआ है कि हैड नॉट लेफ्ट, और माई तो हर में बदल ही जाएगा। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर कि सरिता टोल्ड मी डैट, ठीक है। सरिता टोल्ड मी, सरिता टोल्ड मी, उसके बाद क्या हो जाएगा? सी वॉज ग्लैड, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट लेफ्ट द हर विलेज। तो यही आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। सरिता टोल्ड मी सी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट लेफ्ट हर विलेज, सही आंसर हो जाएगा। कि मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। तो ये मोस्ट ऑफ अस में क्या हो जाएगा? कुछ होगा, डिफरेंसेस किया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये जो मोस्ट ऑफ अस है एकदम सही यूज़ है। मच ऑफ अस होता नहीं है, मोर ऑफ अस होता नहीं है, यानी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाएगा, इसमें सही है इसमें। ये फिर अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, इसके बदले में बताना क्या हो जाएगा कि पीपुल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। तो कॉन्टेम्पोररी होता है इसमें, समकालीन इसके लिए बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पॉपुलेशन का जान ही रहे, जनसंख्या। इनहेबिटेंट्स का मतलब जान ही रहे हैं, निवास स्थान हो जाता है। क्या हो जाता है? निवास स्थान। और कम्युनिकेशन का तो कम्युनिकेशंस होता ही है, कम्युनिटी का तो कम्युनिटी है। इडियम्स का सही वर्ड बताना, मतलब मीनिंग बताना है कि हैंग ऑन एवरी वर्ड, मतलब हर एक वर्ड को रुक रुक कर देखना। यानी क्या हो गया कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए होता है। हैंग ऑन एवरी वर्ड, लिसन वेरी केयरफुली, इसका मीनिंग होता है, ठीक। आई हैड द होल ऑडियंस हैंगिंग ऑन माई एवरी वर्ड, मतलब मेरे पास ऐसा ऑडियंस था जो कि मेरी हर एक बात को बहुत सावधानी से सुन रहा था। तो लिसन वेरी केयरफुली इसका सही
तो इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है, कौन सा हो जाएगा। हिपोक्रेसी का जो सही मीनिंग हो जाता है ये एक्चुअली में ना ढोंग होता है, मिथ्या चरित्र हो जाता है। ये ढोंग आडम्बरी उसके लिए यूज हो जाता है। तो ये हिपोक्रेसी ये पहला ही सही है। फिर दूसरा है कि देयर इज ए कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। इसमें ढूंढना है हम लोग को कि एरर कहाँ पर है, किसमें दिक्कत है। तो इसका हो जाएगा देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन। देखिए एक्चुअली में जो होता है ना, फ्रिक्शन जो होता है यह क्या है, यह काउंटेबल है और काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है। इसीलिए इसमें जो जहाँ तक एरर मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट पार्ट में ही दिख रहा है कि देयर इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका यही पार्ट गलत हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट है, गलत हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जिसमें एरर हमें ढूंढना है कि ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। देखिए इस पार्ट में जो एरर ढूंढना है हमें कि यहाँ पर है ईच प्लेयर्स है, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इसके साथ हमेशा जो है ना नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होता है, सिंगुलर यूज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्लेयर्स यहाँ पर प्लुरल हो गया है, जिसकी वजह ईच प्लेयर्स के स्थान पर ईच प्लेयर होगा, यानी इसके बी पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि एंटोनिम ढूंढना है कि अबंडेंस का मतलब बहुतायत हो जाता है, पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। तो देखिए स्कार्सिटी, बॉन्टी, जेनरोसिटी और गेटी, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए स्कार्सिटी का तो मतलब अल्पता होता है, ठीक, और बॉन्टी का मतलब क्या हो जाता है, बॉन्टी जो इनाम दिया जाता है उसको, जेनरोसिटी मतलब उदारता हो जाता है, और गेटी का जो मतलब होता है प्रसन्नता होता है। तो गेटी मतलब प्रसन्नता हो गया, इस सेंस में हो जाएगा। द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी के सेंस में, मेरिमेंट के सेंस में भी इसका होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। मतलब ऑफ एंड ऑन मतलब का मतलब होता है कि यदा कदा होता है, इसका मतलब ही क्या हो जाता है, यदा कदा। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा बनता है। अगेन एंड अगेन, बार बार तो होगा नहीं, समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली, यही हो सकता है। एवरी डे नॉट सोन तो होगा ही नहीं, तो बस बी आंसर सही हो गया। अगला है एंटोनिम चुनना, एक्सक्लूसिव। ऐसे भी आप मीनिंग लगा सकते हैं, ई एक्स है तो कोई पक्का ही इसका अपोजिट आई एन वाला होगा, तो ये दोनों में से दे सकते थे, लेकिन एक इंसिसिव है, एक इंक्लूसिव है। एक्सटेंसिव, एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, एक्सपेंस मतलब बढ़ा, दायरा बढ़ाना उस सेंस में हो जाता है। एक्सटेंसिव मतलब गहन होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब मुख्य होता है, साक्ष्य होता है, इस सेंस में हो जाता है। तो इसका जो सही जो मीनिंग हो जाएगा, केवल व्यक्ति समूह के लिए नहीं हो जाता है, एक व्यक्ति समूह के लिए ही होता है यह। एक्सक्लूसिव मतलब किसी खास के लिए हो जाता है, नहीं वो तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फलाना चिलाना, तो इसके लिए पार्शियल, ओपन या इंक्लूसिव हो जाएगा, तो सभी को सम्मिलित करके लिए हो जाएगा, तो ये इंक्लूसिव हो जाएगा। और इंसिसिव भी होता है, ये संक्षिप्त के सेंस में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा सही आंसर, वही डी हो जाएगा। अगला पैसेज है, देखना है इसमें कि द सोशल स्टोरी इन लिटरेचर इज यूजुअली कंसर्न्ड विथ अ सिंगल इफेक्ट कन्वेड इन ओनली और वन और डैश फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन्स। अब इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, लिमिटेड, द, लिटिल या अ हो जाएगा। 41 में क्या हो जाएगा कि लिमिटेड हो जाएगा, द हो जाएगा या ए हो जाएगा। कि द शॉर्ट स्टोरी इन लिटरेचर इज यूजुअली कंसर्न्ड विथ अ सिंगल इफेक्ट कन्वेड इन ओनली वन और अ फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन। द फ्यू नहीं हो जाएगा क्योंकि ए फ्यू ज़्यादा एप्रोप्रिएट यहाँ पर बैठता है, इसलिए ए फ्यू यहाँ पर लगाना ज़्यादा सही है। लिटिल फ्यू तो हो ही नहीं सकता है, तो ए फ्यू ही यहाँ पर मीनिंग सही बैठ रहा है कि ए फ्यू सिग्निफिकेंट एपिसोड्स और सीन्स। The dash encourages economy of setting dash narrative and the omission of dash of a dash plot.
तो देखिए 42-43 में क्या दिया हुआ है। 42 में है फॉर्म, प्रोसीड्यूर, प्रैक्टिस या शेप। तो 42 में द फॉर्म इनकरेजिंग, कहीं मीनिंग सही नहीं बैठ रहा है। द प्रोसीड्यूर इनकरेजिंग नहीं, द शेप इनकरेजिंग नहीं, द प्रैक्टिस इनकरेजेस, ठीक है। द शेप इनकरेजेस फलाना इकोनॉमी नहीं होगा ना। द प्रैक्टिस एनकरेजेस ऑफ सेटिंग डैश नैरेटिव, जो प्रैक्टिस है, जो इनकरेज कर रहा है कॉन्साइज, लेंदी, कर्ड या लॉन्ग। तो इसमें से जो सही हो जाएगा ये द प्रैक्टिस इनकरेजेज इकोनॉमी ऑफ सेटिंग। लॉन्ग नैरेटिव तो होता नहीं है, कॉन्साइज नैरेटिव यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड द ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट, ओमिशन ऑफ ए डैश प्लॉट का मतलब कॉम्प्लेक्स, फ्यूज, स्लाइट या कंपाउंड। तो 44 में हो जाएगा ओमिशन ऑफ अ डैश प्लॉट, मतलब ओमिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट हो जाएगा यहाँ पर सही मीनिंग। कैरेक्टर इज डिस्क्लोज इन एक्शन एंड अ डैश इनकाउंटर बट इज सेल्डम फुल्ली डेवलप्ड। कैरेक्टर इज क्या हो जाएगा 45 में, ड्रामेटिक, बैलेंस्ड, मेलोडियस या हारमोनियस। मेलोडियस हारमोनियस का तो यहाँ कहीं मीनिंग नहीं बन रहा है, और ड्रामेटिक और बैलेंस में से देखते हैं क्या इसमें सुटेबल हो सकता है। द प्रैक्टिस इनकरेजेज, पहला था द प्रैक्टिस इनकरेजेज इकोनॉमी ऑफ सेटिंग कॉन्साइज नैरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कैरेक्टर इज डिस्क्लोज्ड इन एक्शन एंड अ बैलेंस इनकाउंटर नहीं, ड्रामेटिक इनकाउंटर ज़्यादा एप्रोप्रिएट बैठा। ड्रामेटिक इनकाउंटर बट इज सेल्डम फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है। डिस्पाइट इट्स relatively limited scope, though a short story is often judged by its inability to provide a complete or satisfying treatment of its characters and subject। तो इस प्रकार से है सो हम लोग इस तरीके से इसको सजाने की कोशिश करेंगे। और पहला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को है सो ABCD है सो जम्बल्ड क्वेश्चंस को सजाना है। देखिए जम्बल्ड क्वेश्चन को सजाने का एक ही तरीका होता है कि आपको ये सारे जितने भी दिए गए हैं मीनिंग सब सेंटेंसेस है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे कि इन अदर वर्ड्स चेस एंड बास्केटबॉल आर कॉन्टेस्ट, ठीक है। दूसरे शब्दों में यानी ये दूसरे शब्दों की बात की जा रही है, यानी इससे पहले भी हो सकता है कुछ बात हुई होगा। आगे देखते हैं। एज गेम्स चेस एंड बास्केटबॉल आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम लीपफ्रॉग एंड प्लेइंग हाउस। मतलब जैसा कि गेम्स में चेस एंड बास्केटबॉल आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम लीपफ्रॉग एंड प्लेइंग हाउस, इन सबों से क्या है ये डिफरेंट है। देखिए कहीं से भी ये सेकंड वाला थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है कि फर्स्ट एज गेम्स चेस एंड बास्केटबॉल आर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम लीपफ्रॉग एंड प्लेइंग हाउस, मतलब इन सबों से अलग है। जैसा कि गेम्स वन कैन विन अ गेम ऑफ बास्केटबॉल बट इट मेक्स नो सेंस टू आस्क हु हैज़ वॉन अ गेम ऑफ लीपफ्रॉग, मतलब लीपफ्रॉग मतलब वही उछल कूद करने वाला होगा गेम होगा। फिर अगला है इसमें कि द फर्स्ट टू गेम्स आर कम्पिटिटिव एंड द सेकेंड टू आर नॉट। तो इस प्रकार से ये बी वाला फर्स्ट ऑप्शंस लग रहा है कि इसमें यहाँ पर है सो 4 गेम्स की बात की गई है, एक तो चेस का और बास्केटबॉल का, और दूसरा लीपफ्रॉग का और एंड प्लेइंग हाउस का। तो ये इसके बाद है सो अगर दूसरा मीनिंग लगाया जाए तो ये फोर्थ वाला कि द फर्स्ट 2 गेम्स आर कम्पिटिटिव एंड द सेकेंड 2 आर नॉट, तो यानी बी के बाद डी हो सकता है। उसके बाद है कि one can win a game of basketball but it makes no sense to ask who has won the game of leapfrog। in other words chess and basketball are contests। ये इस तरीके से भी हो सकता है। बाद बाकी देखते हैं, लेकिन बी के बाद तो क्या जाएगा, बी के बाद डी ही आएगा। देखते हैं किस ऑप्शंस में है, तो बी के बाद डी बस एक ही ऑप्शंस में बन रहा है, तो ये डी आपका सही आंसर हो गया। मतलब सभी मीनिंग, सभी सेंटेंस का मीनिंग लगाइए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सजाते जाइए उसको। सर्टेन टू हैपन जो होता है एकदम होना आवश्यक है, तो उसको इनएविटेबल हो जाता है, इसको अवश्यम भावी बोलते हैं, ठीक है।
इनफेक्टिव का तो इनफेक्टिव मतलब अप्रभावी हो गया, अवॉइडेबल का जो कि अवॉइड करने लायक है, टालने लायक है, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब हो गया कि बिना सोचे समझे जो हो गया उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड है फिल करना है इसमें। एवरीथिंग इन द विलेज वाज ग्रोन ऑर्गेनिकली एज द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग ऑफ क्या, नॉरिशमेंट का, मेंटेनेंस का, न्यूट्रिशन का, सस्टेनेंस का, क्या हो जाएगा इसमें से, इसमें क्या हो जाएगा कि इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए तो है नहीं, नॉरिशमेंट के लिए तो नहीं है, मेंटेनेंस के लिए तो नहीं है, या फिर सस्टेनेंस के लिए तो नहीं है। देखिए जब किसी गांव की बात हो रही है और वहाँ पर है सो सभी लोग है सो एक ही तरह के कार्य में लगे हुए हैं, तो इसका यही मतलब होता है कि उन लोगों के पास है सो काम करने के लिए कोई और है सो वर्क नहीं है और इसी में लगे हुए हैं। इट मीन्स कि ये क्या हो गया ना कि ये इन अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें नॉरिशमेंट मेंटेनेंस की तो बात ही नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो सस्टेनेंस जो है सो यहाँ पर अप्रोप्रिएट मीनिंग बैठेगा इसमें। अगला इसमें क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस हु आर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट डैश लॉन्ग वर्किंग आवर्स टू सर्विस फॉर मैनेज विथ, टू कैरी विथ, टू कोप अप विथ। जैसे कोविड-19 में जो भी नर्स डॉक्टर्स लोग लगे हुए हैं ना, तो उन लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। किस, टू कोप अप विथ का मतलब हो जाता है, टू कैरी ऑन तो जारी रखना हो जाता है, सर्विस फॉर मतलब हो गया सर्विस करना, और मैनेज विथ मतलब कि उसको मैनेज करने के लिए हो जाता है। लेकिन टू कोप अप विथ का मतलब, टू कोप विथ का मतलब ही होता है सामंजस्य स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना हो जाता है, इस सेंस में हो जाता है, इसीलिए यही मीनिंग सही हो जाएगा यहाँ पर। सामंजस्य स्थापित करने में उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अगला है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण तरीके से होता है। ठीक, तो इसके लिए जो सिनोनिम्स हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स ढूंढना है हम लोगों को। तो एमिएबल हो जाता है, एमिएबल, ठीक, एफेबल हो जाता है, AFFABLE हो जाएगा, एफेबल हो जाएगा। फिर आपको होगा इसका लास्ट एक फ्रेंडली हो जाएगा, ये भी आपका एक मीनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसमें सही कौन सा बैठ रहा है, तो ये फ्रेंडली बैठ रहा है। अगला मैथ और रीजनिंग है, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, आपको आंसर्स बताते जाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है सो इसमें सही कौन सा हो जाएगा। देखिए इतने सारे दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा इसमें यहाँ पर आएगा, तो देखिए यहाँ पर इसमें -19 -17 का डिफरेंस यहाँ पर इस दोनों सबके बीच में आप करते जाएंगे, तो ये आपका आंसर से 381 निकल करके चला आएगा। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, इसमें कौन एप्रोप्रिएट बैठेगा, तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही इसमें फिट आएगा। इसमें आप इसको रख के देखेंगे, आपको बन जाएगा सीरीज। अगला जो क्वेश्चन है 53 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ए हो जाएगा, यानी निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है, ए आंसर हो जाएगा। 54 का जो आंसर हो जाएगा आपको, उसका भी आंसर है सो ए हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। 55 का जो आंसर हो जाएगा आपको, एक्सक्यूज मी, 55 का जो आंसर आपको हो जाएगा, इसमें से कौन है सो एक संगत है असंगत है। देखिए इनपुट आउटपुट का यहाँ पर है सो कॉन्सेप्ट लेंगे 55 में, और उसके अकॉर्डिंग है सो बी सही हो जाएगा। सब है सो इनपुट है, बाद बाकी ये आउटपुट डिवाइस है। 56 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 56 का आंसर है सो, इसको आप खोलेंगे तो ये ए आकृति दिखेगी। 57 में जो कौन सा हो जाएगा, आइए दिखाते हैं 57 का। 57 में है सो आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी दूसरा हो जाएगा। जब इस सब को सजाएंगे वहाँ पर तो अपने आप फिट हो जाएगा। 58 का आंसर आपको ऑप्शन सी यानी साली हो जाएगा। 59 में जब इसको आप लोग काउंट करेंगे, ये टोटली 17 आते हैं, सी। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। 61 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल सी और डी हो जाएगा। 62 का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा।
63 का जो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी NLID। ऑप्शन 64 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 41325। 65 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रिबल और फुटबॉल। 66 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर, 12.5%। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 24%। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 6:11। 69 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 71 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 16। 72 का ऑप्शन सी यानी 3 आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो। 73 में ऑप्शन सी आएगा, यानी 25% आएगा। 74 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 925 हो जाएंगे। 75 का आंसर ऑप्शन डी यानी 1420 होगा। जनरल हिंदी में है सो प्रत्युत्पाद शब्द में है सो स्वर संधि का कौन सा भेद है। देखिए यहाँ पर स्वर संधि का कौन सा भेद होगा, तो इसमें है सो यन संधि इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि में, क्योंकि इक जैसे प्रत्युत्पाद है, इसमें ई उ री लिरी जो होता है ना, इसके स्थान पर यन संधि में है सो य र ल व हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए है सो स्वर संधि का कौन सा भेद हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा यहाँ पर। भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा, रामायण, दिल्ली, कृष्ण, इसमें कोई ऐसा भावना दिख नहीं रही है। और आगे देखते हैं समूह, पुस्तक, मनुष्य, नदी, ये नहीं, आना बैठना उठना नहीं, सुंदरता, मित्रता और बुढ़ापा, ये इसमें यह भाव को दर्शाता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो गया। समान स्तर के एक से अधिक साधारण वाक्य जिस वाक्य से जुड़े होते हैं उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य कहेंगे। तो इसको फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य बोलते हैं। समान स्तर के एक से अधिक साधारण वाक्य जो जुड़े रहते हैं उसको हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। लोहा, तांबा, वायु, घास, घी शब्द में है सो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, निरर्थक, क्रियावाचक, समूहवाचक, लेकिन ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सब स्वाभाविक है, सब है सो नापने तोलने योग्य है। उद्धत, उद्धत, श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म शब्द का सही भेद क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, उद्धत जो मतलब होता है, उद्धत का मतलब देखिए यहाँ पर है सो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उद्धत का मतलब जो हो जाएगा ना, अक्षर और अवनीत हो जाएगा। उद्धत का, इस उद्धत का मतलब अक्षर और अवनीत हो जाएगा। और वही उद्धत का जो मतलब हो जाता है प्रस्तुत, तैयार या आमदा के सेंस में हो जाता है, तो ये तैयार हो जाएगा इसका मतलब। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 में है कि दोनों वचनों में कौन रहता है, हमेशा ही, तो पक्षी हो जाएगा इसका सही आंसर। जिसमें से दो में से कोई भिन्न कोई अन्य पद प्रधान हो उस समास को क्या बोलेंगे, मतलब दो से भिन्न कोई अन्य पद प्रधान होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुव्रीहि बोलेंगे। जैसे हो गया किसमें, बहुव्रीहि कहेंगे, जैसे चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। ठीक है, अव्ययी भाव में होता है जिसमें पहला पद क्या हो जाएगा, जिसे पहला पद और पूर्व पद जो अवयव होता है उसको और उसका है सो प्रधान भी होता है उसको बोलते हैं। जैसे प्रतिदिन हो गया, ठीक है, तो एक पद तो अवयव हो गया और दूसरा पद है सो प्रधान हो गया, तो उसको अवयवी भाव बोल देंगे। द्वंद्व में क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक, और तत्पुरुष में क्या हो जाता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या हो जाता है, गौण हो जाता है। जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो, उत्तर पद क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है, पुत्र प्रधान है और प्रथम पद गौण हो जाता है। सन्मुख शब्द में कौन सी संधि है, तो सन्मुख शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग आयादित दीर्घ व्यंजन में से कौन हो जाएगा, ये व्यंजन संधि इसका सही होगा। लगान, इसमें क्या हो जाएगा, लगान, हस्तक्षेप, आजीविका और आगामी में से कौन अशुद्ध है, लगान होता है ना कि लागान होता है।
85 में है सर संज्ञा का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक भी है, जातिवाचक भी है, लेकिन ये परिणामवाचक नहीं होता है। किस काल में है सो लिंग वचन पुरुष तीनों के अनुसार प्रयोग भेद होता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या उपयुक्त सभी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 86 का बी, यानी भविष्य काल में है सो तीनों के अनुसार प्रयोग भेद नहीं होता है, उसमें एक ही तरीके से यूज होगा। वर्तनी की दृष्टि से है सो अशुद्ध शब्द कौन होगा? देखिए चांदी है सो इसमें से अशुद्ध है, इसमें चंद्र बिंदु होता है, सिर्फ बिंदु नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा। गण्य और गण्य श्रुति भिन्नार्थक शब्द में है। इसका क्या? गण का मतलब तो जाना हो जाएगा, गण मतलब लोग हो जाएंगे, गण्य मतलब जाने योग्य हो जाना चाहिए। तो चलिए इसका देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो समूह इसमें दिया हुआ है, गिनने के योग्य भी दिया हुआ है, दोनों का सही मीनिंग है। देखने में लग रहा है एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। वह लड़की आ गई इस जिसे पुरस्कार मिला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा पद उपयुक्त परिचय देता है? परिचय है इसका। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, वह लड़की आ गई जिसे पुरस्कार मिला, इसमें कौन सा उपयुक्त परिचय है? तो देखते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, आ जा ना, सहायक क्रिया, ई भूतकाल है। इसको थोड़ा देख लेंगे आप लोग। लाल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा है? लाल रंग होता है, बेटा को भी लाल कहते हैं, मूल्यवान पत्थर वगैरह मिल गया उसको भी हम लोग लाल कहते हैं, ठीक है, मनी वगैरह, लेकिन रूप नहीं होता, यानी ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए है सो प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहते हैं? इसको पासवर्ड कहा जाता है। 91 का बी हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना होती है? प्रिंटर्स की, स्पीकर की, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की या कीबोर्ड्स की? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी प्रिंटर्स की हो जाएगी। 93 में है कि स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त कौन सा पद होगा यहाँ पर? तो देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, क्लिक डबल क्लिक नहीं होता है, ड्रैग करके वहाँ ड्रॉप कर देते हैं। एक्टिव सेल के कंटेंट जो है सो डिस्प्ले में होते हैं, कहाँ पर होंगे? ये कहाँ आपको दिखेंगे? तो 94 का टूल बार, मेनू बार, नेम बॉक्स, फार्मूला, इसमें सही आंसर आपको हो जाएगा फार्मूला बार में, वहाँ पर ऊपर आप जो भी उसमें टाइप करेंगे वो दिखता रहेगा आपको। अगला है कि .bas, .doc, .html किसके उदाहरण है? तो ये एक्सटेंशन के उदाहरण है फ्रेंड्स। डैश नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप में विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप का आउटपुट होता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा आंसर? देखते हैं हम लोग। सॉफ्ट कॉपी, कार्बन कॉपी, हार्ड कॉपी या डेस्क कॉपी? तो 96 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें डैश कहते हैं, क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट फाइल है एक्सेल में, ठीक है। तो नो डाउट कि ये किस फॉर्म में होंगे? तो ये जिसमें आप काम कर रहे हैं फाइल है वही होगा ना, तो ये वर्कबुक के रूप में है, सो एक्चुअली में ये स्टोर होता है। तो 97 का आंसर बी हो जाएगा। सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में चेंज करने को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सपेंशन नहीं, प्लग एंड प्ले, अपग्रेडिंग कहते हैं इसको। अब साइजिंग तो कहेंगे नहीं, अपग्रेडिंग होगा। 98 का सी हो जाएगा। 99 में है दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहेंगे? जब भी कंबाइन की बात आएंगी कंप्यूटर में तो मर्ज किया जाता है हमेशा ही। शेयरिंग, ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग तो होता नहीं, स्प्लिटिंग तोड़ने के लिए होता है दो पार्ट में। और 100 में है कि एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए, ये एक्सेल का क्वेश्चन है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? किस पे क्लिक करेंगे? एक्टिव सेल पे क्लिक करने से कुछ होगा नहीं, स्क्रॉल बार पे भी क्लिक करने से नहीं होगा, टैब बटन पे भी नहीं होगा, लेकिन सीट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उसको अब जहाँ चाहें जिसमें भी आप स्विच कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ठीक है, इस प्रकार से है सो ये प्रैक्टिस सेट 2 हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है सो फिर हम लोग अगले सेट को भी करेंगे और होपफुली मैं इंग्लिश की भी नए नए है सो वीडियोज़ है सो जल्दी ही लेकर के आने वाला हूँ। तो प्लीज़ है सो वीडियो को है सो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत